अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। आई एम डूड हॉरर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज़, जहाँ मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। सो इनकेस अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है शेयर करने के लिए, आप इधर व्हाट्सएप या फिर ईमेल के थ्रू अपनी स्टोरीज़ लिखकर शेयर कर सकते हैं। मरी का जब भी नाम लिया जाता है तो हमारे ज़हनों में स्कूल, कॉलेजेस और ट्रिप्स की यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन इन्हीं ट्रिप्स के दौरान कुछ लोगों के साथ अक्सर ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी पेश आए हैं जो कि बेहद नाकाबिले फरामोश रह चुके हैं उन सब के लिए। हमारे आज के इस हॉरर स्टोरी के एपिसोड की कहानियाँ भी मरी में हुए हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस से जुड़ी हैं। सो अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें, स्नैक्स रेडी रखें और एक इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन्स का इस्तेमाल करें। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। मैं तब 7 या 8 साल का था जब पहली बार मैंने ये वाक़या विटनेस किया। उस वक्त मैं अपने वालिदैन के साथ 2 मंजिला मकान में रहता था। मेरा कमरा निचली मंजिल पर था और मेरी बहन ऊपर की मंजिल पर सोया करती थी, जबकि मैं अपने वालिदैन के साथ नीचे सोया करता था। हमारा वो घर मरी में हुआ करता था और मुझे उस घर में बहुत मज़ा भी आया करता था। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रातों की नींद ही उड़ गई। एक रात की बात है जब मैं चैन से बगैर लाइट के अपने कमरे में सो रहा था। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल गई। जब मैं उठा तो न जाने क्यों मुझे बेहद खौफ महसूस हो रहा था। गर्मी भी शदीद लग रही थी और मैं बहुत ज़्यादा पसीने में भीग गया था। कोई आवाज़ तो नहीं आई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे या फिर कुछ है जो मेरे बिस्तर के किनारे पर खड़ा मुझे देख रहा है। मैंने अपना कंबल अपने चेहरे पर लिया, सिर्फ नाक बाहर निकली हुई थी। उसके बाद हर रात यही हालत होती थी। कुछ मिनट तक डरे रहने के बाद मैं वापस सो जाया करता था। फिर एक रात जब दोबारा ऐसा हुआ तो मैंने हिम्मत की और मैंने ज़मीन पर देखा कि कोई चीज़ है भी या फिर सिर्फ मैं ख्वाब देखता हूँ। जब मैंने झांक कर देखा तो वहाँ सच में कुछ था। एक शख्स था जो मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। मैंने देखा कि उस शख्स के बड़े गोल जूते मेरे बिस्तर के सामने थे। ये जूते मर्दाना तो लग रहे थे। सो देखते हुए मैं वापस कंबल में लिपट कर आंखें बंद करते हुए सो गया। अगली रातों में फिर मैंने कदमों की आहट सुनी कि जैसे वो शख्स मेरी तरफ चल कर आता है, मुझे देखता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है। और तो और उसके जाने के फ़ौरन बाद मैं डर के मारे सो भी जाया करता था। इस सूरत हाल की बिना पर मैंने अपने वालिदैन से पूछा कि क्या वो रात में मुझे देखने तो नहीं आते। उन्होंने इस बात से इनकार किया। मेरी मामा तब पैरानॉर्मल सिचुएशंस में काफ़ी यकीन रखती थी, जबकि मेरे वालिद को ये सब वहम लगता था। मेरी मामा ने खुद कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस फेस किए थे माजी में। मैंने उस शख्स के बारे में अपनी मामा से बात की, जिस पर उन्होंने बस मेरी बात सुनी और कुछ ख़ास रिस्पॉन्ड नहीं किया, बल्कि मेरे वालिद मोहतरम से बात करने लगी। फिर कुछ साल बाद जब यही सिलसिला चलता रहा, रुका नहीं, तो एक दिन मेरी मामा ने मुझे कहा कि क्यों ना मैं उस शख्स से बात करूं। यानी कि जब वो मेरे सामने आता है या मेरे कमरे में आता है तो मैं उससे बात करके देखूं कि आखिर माजरा क्या है। कहीं ना कहीं मेरी एज को कंसिडर करते हुए शायद उन्हें वो शख्स जो रोज़ रात को मेरे कमरे में आता था मेरा खुद का बनाया हुआ एक इमेजिनरी फ्रेंड लगता था। लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मैं उस शख्स से बात तो क्या, इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। आज आके मेरे पास एक ही सोल्यूशन था कि मैं लाइट ऑन करके सो जाऊं, और मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोबारा मैंने वो सिचुएशन एक्सपीरियंस नहीं की। अलबत्ता ये ज़रूर महसूस होता था कि लाउंज में अंधेरे में खड़ा कोई मुझे दूर से देख रहा है। इस सब के बाद हम मरी में ही एक कॉटेज हाउस में मूव हो गए। मेरा कमरा अभी अपने पेरेंट्स के साथ निचले फ्लोर पर था, जो मुझे तसल्ली भी दिया करता था। जब उस कॉटेज में मूव हुए तब मैं 12 साल का था। मैं पहली रात अपने नए कमरे में सोया। सब कुछ ठीक था, लेकिन हमेशा की तरह मैंने लाइट ऑन ही रखी थी। अपना कंबल चेहरे पर लिया और सिर्फ नाक बाहर निकाल कर सो रहा था। अब कुछ अर्सा जब उस घर में गुजर रहा था तो एक रात कुछ ऐसा हुआ कि मुझे धीमी आवाज़ में अपना नाम पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। रोहित, तो मैं फ़ौरन कंबल के नीचे छुप गया। अब क्योंकि उस वक्त मैं
खामोशी और छुप छुपे गेम बॉय भी खेल रहा था, तो मुझे लगा कि शायद मेरे वालिद हैं। लेकिन तभी मुझे दोबारा ज़ोर से सुनाई दिया और उस वक्त मैं पसीने में भीग गया जैसे हर रात होता था। अगले ही रोज़ मैंने अपने वालिदैन से झगड़ा किया इस बात को लेकर कि कोई मुझे डराता है। पिछले घर में भी ऐसा था और इस घर में भी, तो आप लोग इस बारे में कुछ करते क्यों नहीं? वक्त गुजरता गया, कुछ साल बीत गए। काफ़ी अरसे तक फिर कुछ हुआ तो नहीं था, लेकिन रातों को मैं हमेशा स्ट्रेस में ही रहता था। वक्त और गुजरता गया और मुझे उस घर में अकेले रहते हमेशा कुछ न कुछ महसूस होता था, जैसे कि कोई मुझे देख रहा हो। जब भी मैं अपना सर घुमाता इधर उधर देखने के लिए तो मुझे काली परछाइयाँ दिखती, जो देखते ही देखते अचानक गायब भी हो जाती थी। मेरे घर में एक स्टेयरकेस था जो बेसमेंट तक जाता था और वीडियो गेम्स खेलने के लिए मैं उसी बेसमेंट को इस्तेमाल करता था। मैं रात भर वीडियो गेम्स खेलता था क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन आखिरकार मैंने सोना तो था ही, तो वहीं पड़े मैट्रेस पर सो जाया करता था और ख़ुद को तसल्ली देने के लिए मैं टीवी को ऑन रखता था। बताता चलूँ कि तब मैं 15 साल का हो चुका था। हालांकि उस रात मैं बेसमेंट में सो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे वही सेंसेशन महसूस हुई और किसी ने ज़ोर से मेरा नाम पुकारा। और इस बार तो मैंने बाकायदा एक जुमला सुना था, ब्रुगेल, बंद कर इसे। मेरी आंख खुल गई। मैं पूरी रात सोया नहीं और उसके बाद मैंने दिन में सोना शुरू कर दिया। न जाने ये इंसोम्निया की वजह से था या फिर हकीकत, मगर कभी कभी मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई देती थीं, जैसे कि बेड के सामने दीवार पर एक बार मैंने एक सायानुमा अक्स देखा था। पहली मर्तबा देखने में तो किसी ऑब्जेक्ट का साया लग रहा था, लेकिन मेरे देखते ही देखते वो साया हिलकर वहाँ से गायब हो गया। जब भी मैं घर में अकेला होता था तो मुझे आवाज़ें सुनाई दिया करती थी, जैसे कि तुम गाओ, आज तुम ठीक हो। कभी रात में मुझे लगता था कि कोई मेरी पीठ पर हाथ फेर रहा है। जब मैं अपनी एक्शन फिगर्स के साथ खेल रहा होता था तो कभी कभी वो मेरे बिस्तर से ज़मीन पर मेरे सामने ही गिर जाती थी। मेरी मामा जानना चाहती थी कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो एक साहिब इल्म को घर बुलाया गया। जब वो दहलीज पार की अंदर दाखिल हुए तो अचानक घबरा गए और फ़ौरन मेरे कमरे की तरफ दौड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने बताया कि इस घर में एक नहीं बल्कि दर्जनों के हिसाब से नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव एंटिटीज़ उन्हें महसूस हो रही थी, ख़ास करके मेरे कमरे से। मेरी उम्र अब 21 साल है और मेरी शादी भी हो चुकी है। अपनी बीवी के साथ मैं आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ। असूलन तो अगर वो सब मेरे बचपन का एक वहम था तो अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी मैं ऐसी आवाज़ें सुनता हूँ जैसे कोई लोग आपस में मुख्तसर सी कन्वर्सेशन कर रहे हो। एक दफ़ा जब मैं शावर लेकर निकला तो मुझे सुनाई दिया, क्या तुम ठीक हो जाने मन? तो मैं चौंक गया और ज़ोर से मैंने अपनी बीवी को पुकारा जो नीचे थी। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने मुझे बुलाया तो नहीं। नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया, मैं तो किचन में काम कर रही थी। इसके बाद फिर आखिरी दफ़ा मेरे साथ ये हुआ कि मैं सोफ़े पर बैठे एक सीज़न देख रहा था मोबाइल पर, जब अचानक मुझे सुनाई दिया। बंद कर दे इसे। मैंने फ़ौरन अपना फ़ोन बंद किया और कुछ ऐसा किया जो मुझे कई साल पहले कर देना चाहिए था। मैं ज़ोर से चिल्लाया, मुझे अकेला छोड़ दो। उस दिन के बाद से कुछ नहीं हुआ। मेरे वाक़ये से एक सबक तो साफ ज़ाहिर है, और वो ये कि ज़िंदगी में कभी कोई भी मुश्किल आए, चाहे वो आंखों से ओझल हो या आंखों के सामने, कभी अल्लाह ताला के सिवा किसी और चीज़ से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा डर ही इन चीज़ों की खुराक है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। जो वाक़या मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसके मुतालिक मैंने बहुत सोचा है और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस वाक़ये को मैं छल्लावे का नाम देता हूँ। जब मैं 17 साल का था, तकरीबन 1 साल तक हम जिस अपार्टमेंट में रहते थे, तब जब भी मेरी अम्मी और बहन दिन भर के लिए शॉपिंग पर जाती थी तो मैं घर पर अकेला होता था। तन्हाई में घर की खामोशी मुझे सुनाई देती थी, जैसे कि चाबियों की झुनझुनाहट, दरवाज़ा खुलने की आवाज़, लॉक का क्लिक करना और दरवाजे की आवाज़ जब वो खुलता और बंद होता था। हमारे घर में हमारे पास 2 कुत्ते हुआ करते थे।
दरवाजे के करीब जैसे ही कोई आता था वो दोनों कुत्ते मेन दरवाजे की जाने भागते और भौंकना शुरू कर दिया करते थे। और फिर अगर मेरी अम्मी या बहन में से कोई होता तो वो हमेशा उन कुत्तों को आवाज़ देती कि भौंकना बंद करो, हम यही रहते हैं। और उसके बाद वो कुत्ते भौंकना बंद कर देते थे और वापस अपने काम में लग जाया करते थे। अब क्योंकि ये मामूल बन चुका था और मेरी भी आदत थी कि मैं सामान पकड़ने के लिए हमेशा दरवाज़ा खोला करता था, तो एक रोज़ ऐसा ही हुआ। दोनों कुत्ते मेन दरवाजे की तरफ गए और भौंकना शुरू हो गए। बाहर से मुझे मेरी अम्मी और बहन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर सेंटेंसेस क्लियर नहीं थे। शायद उन्होंने कुत्तों को भौंकने पर ही मना किया था और उसके बाद कुत्तों ने भौंकना बंद भी कर दिया था। मैं उठकर सामान पकड़ने के लिए मेन दरवाजे की तरफ गया कि दरवाज़ा खोलूं, अपनी बहन और अम्मी से सामान पकड़ूं। लेकिन जो ही मैं दरवाजे के पास गया और मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने उसी दौरान अपनी अम्मी को कॉल मिलाई और उनसे पूछा कि वो कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि वो दोनों तो अभी भी शॉपिंग मॉल में ही हैं और घर नहीं आए। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार होने लगा। एक मर्तबा जब मेरी अम्मी का ऑपरेशन हुआ और वो अपनी नानों के यहाँ कुछ हफ्ते के लिए बेड रेस्ट पर गई थी, मैं और मेरी बहन जब भी फ्री हुआ करते उनका हाल पूछने नानों के यहाँ चले जाया करते। फिर एक रोज़ ऐसा हुआ कि मैं अपने कुत्तों को वॉक पर लेकर गया और जब वापस आया तो घर एंटर होते ही दोनों कुत्ते बहुत ज़ोर से बिला वजह भौंकने लगे। मैं सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था कि इतने में मेरी अम्मी के कमरे से मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी और मेरी अम्मी की आवाज़ सुनते ही उन दोनों कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। मैं फ़ौरन अपनी अम्मी के कमरे की तरफ गया उन्हें सलाम करने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ दिनों से उन्हें देखा नहीं था और ये भी मालूम नहीं था कि वो घर आ चुकी हैं। पर जब उनके पास मैं उनके कमरे में गया तो उनका कमरा खाली था। मेरी अम्मी उस कमरे में क्या पूरे घर में नहीं थी, बल्कि तब भी वो नानों की तरफ ही थी। मुझे अब तक नहीं पता कि ये क्या था और क्यों कुत्ते उस बेवजूद आवाज़ को सुनकर उसका कहना भी मान लेते थे और भौंकना बंद कर देते थे। नहीं मालूम कि हमारे उस अपार्टमेंट में क्या बला थी और वो मेरी फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ों को क्यों कॉपी कर रही थी। उस अपार्टमेंट में और भी अजीब चीज़ें होती रही हैं, जैसे कि दीवार के अंदर से नॉकिंग सुनाई देना और अलमारी पर नाखून खुरचने की आवाज़ें। इससे पहले कि मैं अपने वाक़े को मज़ीद बढ़ाऊं, मेरा आप सबसे एक सवाल है कि हमने बहुत सी जिन स्टोरीज़ एक्सपीरियंस की हैं, पर जो मेरे साथ हो रहा था, क्या कभी आप में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ है? खैर, उसी अपार्टमेंट की बात है जब एक मर्तबा मेरी बहन अपनी एक सहेली के यहाँ रहने चली गई थी। उसके जाने के बाद अचानक मेरी तबीयत ख़राब सी हो गई थी। मैंने एक केला उठाया और अपने कमरे में चला गया, ये सोचकर कि रेस्ट करूँगा, कुछ खाऊं पीऊँगा तो फिर बाद में बेहतर महसूस करूँगा। पर जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मुझे दीवार के अंदर से नॉकिंग सुनाई दी और फिर मैंने भी अपनी उंगली से दीवार पर नॉक करके उसी आवाज़ को दोहराया। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, तो उसके बाद मैं किचन में केले का छिलका फेंकने के लिए गया और जैसे ही मैं अपनी अलमारी के पास से गुजरा और अपने बेडरूम से बाहर निकल गया, मैंने एक आखिरी नॉक सुना जो दीवार से आ रहा था और वो सुनकर मेरी आंखें खुली रह गई और रोंगटे खड़े हो गए। पर मैं किचन की तरफ ऐसे ही चल रहा था जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। इसके बाद कई दिनों तक दोबारा वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ महीने बाद मैंने अपना बेडरूम फिर से रीअरेंज किया और अपनी अलमारी के साथ एक छोटी सी रीडिंग स्पेस कॉर्नर में सेट की, जहां मैं कारपेट पर बैठकर रीडिंग किया करता था। जब भी मैं रीडिंग के लिए उस स्पेस में अलमारी के साथ टेक लगाकर बैठता था तो मैंने नोट किया कि मुझे अलमारी के अंदर से नाखून खुरचने की आवाज़ सुनाई देती थी। और अलमारी के दरवाजे का हल्का सा हिलना महसूस होता था कि जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये सिर्फ 3 दफ़ा हुआ। उसके बाद मैंने अपना कमरा फिर से रीअरेंज कर दिया। अब की बार मैंने अपना बिस्तर अलमारी के दरवाजे के सामने रख दिया कि कुछ भी उसमें से बाहर ना आ सके। याद रहे कि सब सूरत हाल की वजह से मैंने अपनी अलमारी मुकम्मल भर दी थी। उसमें मज़ीद सामान की अब गुंजाइश बाकी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि इस सब के बावजूद आवाज़ कहाँ से सुनाई देती थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे अपनी अलमारी से कुछ
आवाज़ सुनाई देती रहती थी, पर मुझे इत्मीनान होता था कि वो जो कुछ भी है अब एटलीस्ट बाहर तो नहीं आ सकता। मुझे अब तक नहीं मालूम कि उस अपार्टमेंट में क्या था, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने वहाँ से फिर शिफ्ट कर लिया था। एक और वाक़या मुझे याद है उसी अपार्टमेंट का कि जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, बिल्कुल बिस्तर के किनारे पर था और मेरा हाथ किनारे से बाहर था, जब मैंने ज़ोर से एक धमक सुनी। ये सुनकर मैं उछलकर बेड के बीच में आ गया और कुछ सेकंड्स बाद मेरा बेड ज़ोर से हिला। मुझे ये भी याद है कि उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के नेबर से मैं एक बार बात कर रहा था। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे नाना तुम लोग के यहाँ रहने आए हैं। मैं सोच में पड़ गया कि मेरे नाना तो जिंदा ही नहीं, तो इन्हें मेरे नाना कहाँ से याद आ गए। तो फिर उन्होंने बताया कि आधी रात को जब मैं अपनी बैल्कनी में खड़ा स्मोक कर रहा था, तब एक बूढ़ा आदमी मेरे पीछे खड़ा उन्हें दिखाई दिया था। मेरी बहन की शादी के बाद उस अपार्टमेंट में सिर्फ मैं और मेरी अम्मी ही रहती थी। रात को तमाम दरवाजे लॉक्ड होते थे, सो कोई इंसान हमारे घर में तो आ ही नहीं सकता था। लेकिन इस सब एहतियात के बावजूद अक्सर स्टोर रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाया करता था। यहाँ तक कि एक बार तो किसी आदमी के बूट्स पहने हुए चहलकदमी की आवाज़ भी सुनाई दी। जिसे सुनकर कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैं और मेरी वालिदा उठ गए। हमने पूरे अपार्टमेंट को सर्च आउट किया और तसल्ली की, पर सिर्फ स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला था। मगर अपार्टमेंट में हम दोनों के अलावा और हमारे कुत्तों के अलावा और कोई भी नहीं था। और तो और जब हमने वहाँ से शिफ्ट करना था, तो एक रात मेरे कमरे का दरवाज़ा भी खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, यहाँ तक कि मुकम्मल खुल गया। हम जब तक उस अपार्टमेंट में रहे हैं, वहाँ कुछ ना कुछ होता रहा है। आखिरकार फिर जब से हमने शिफ्ट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी ज़िंदगियों में बहुत सुकून है, क्योंकि अब दोबारा हमने कभी भी वैसी कोई भी पैरानॉर्मल सिचुएशन को एक्सपीरियंस नहीं किया। इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि अगर हम मज़ीद उस घर में रहते तो मामलात काफ़ी हद तक पेचीदा हो सकते थे, लेकिन हमारा उस घर से शिफ्ट कर देना ही हमारे लिए बेहतर साबित हुआ था। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।